बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर नंबर पहला है किसका? पीएचपी। ठीक है, पीएचपी होता क्या है, पीएचपी किस लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ी सी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे पीएचपी है क्या एक्चुअली, तो यही हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता देंगे कि पीएचपी में जो भी आज चीज़ें हम देखेंगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पीएचपी एक्चुअली है क्या। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन के हिसाब से ताकि आपको याद भी रहे, तो इसमें कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएचपी सिंपल, पीएचपी जो है इसका एक्रोनियम सिंपल होता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, या हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का मतलब यही होता है। ठीक है, बट पीएचपी है क्या? इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट्स अ सर्वर साइड, पीएचपी इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेटा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कौन सी लैंग्वेज है? सर्वर साइड। सो दैट मीन्स ये कहाँ पे रन होती है? आपके सर्वर पे। क्या होती है? सर्वर पे। देखो अभी तक HTML CSS हमने पढ़ा, हमने फ्रंट एंड बनाया, एक वेबसाइट बनाई हमने, स्टैटिक रेस्पॉन्सिव, बूटस्ट्रैप पढ़ा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के लिए, है ना। अब जो अगर आपको एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो, क्या बनानी होगी? जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ठीक है, तो डायनेमिकली आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, और हम जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? पीएचपी। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, एक वेबसाइट को क्या बना सकते हैं? डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक वन सेंस आप देखेंगे, जो स्टैटिक वेबसाइट होगी, अगर आप उसको कोई रिक्वेस्ट देंगे तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, या आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एक्चुअल वर्ल्ड में जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उनको आप रिक्वेस्ट देते हैं तो वहाँ से रेस्पॉन्स आता है। लाइक कोई कॉमर्स साइट लीजिए आप, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो अकॉर्डिंगली बिहाइंड द सीन बैक एंड में उस इनपुट को लिया जाता है और प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, या इसी तरीके से आप फेसबुक, पीएचपी, इंस्टाग्राम आप पोस्ट अपलोड करते हैं और डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस से खुद ही वेबसाइट पे रिफ्लेक्शन आ जाती है ना। तो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कंटिन्यूसली डायनेमिकली क्या हो रहा होता है? चेंज। तो वो भी किसकी वजह से होती है पॉसिबल? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की वजह से। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, पीएचपी है, जेएसपी है, एएसपी है, या डीजेंगो है, और भी बहुत सारी है जो हम यूज़ करते हैं एज अ सर्वर साइड, यानी कि जो हमारी वेबसाइट को क्या बनाते हैं? डायनेमिक बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्चुअल में समझने के लिए कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का रोल क्या है एक वेबसाइट में। इमेजिन करिए आपने एक वेबसाइट बनाई, सिंपल कंटेंट उसमें डाल दिया स्टैटिकली, तो अगर आप यूज़र बिहाइंड द सीन इंटरेक्ट करना चाहता है बैकएंड के साथ, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म डिज़ाइन करना हमने देखा कैसे बनाते, ठीक है। अब अगर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको पकड़नी और कहीं पे स्टोर करनी है तो इट नीड्स अ लैंग्वेज जो आपकी उस डेटा को पहले पकड़े, फिर पकड़ने के बाद उसको कहीं पे स्टोर करे। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि एक लैंग्वेज चाहिए जो हमारी इस लॉजिकल चीज़ को हैंडल। अच्छा, आपने एक फॉर्म बनाया, सिंपल लॉग इन यूज़र नेम पासवर्ड दिया, जब आप सबमिट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? अकॉर्डिंगली जो जनरल आपको मिलता है, या तो दिखाता है वेलकम यू आर लॉग्ड इन, या फिर दिखाता है इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। HTML में ये एबिलिटी कहाँ से आया? आपने तो फॉर्म बनाया लेकिन वो डेटा पकड़ना, इसको किसी चीज़ के साथ चेक करना डेटाबेस के साथ, तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई लॉजिकल चीज़ हैंडल हो रही है और है कि नहीं, फिर अकॉर्डिंगली आपको एक आउटपुट दे रहा है। तो ये आपके HTML, ये आपके वेबसाइट में ये चीज़ किसने लाई? एक लैंग्वेज, और वही लैंग्वेज हम बैकएंड में यूज़ करते हैं जिसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी वेबसाइट में वो लॉजिकल एबिलिटी लाता है कि वो हमारी रिक्वेस्ट को क्या दे? रिस्पॉन्स दे। समझ आ रही है बात? ये तो एक एग्जांपल मैं दूसरी बोलना चाहूँगा। इमेजिन करनी आपने एक पुतला बनाया बिल्कुल इंसान जैसा, आप उसको कुछ भी बोलो वो काम वहाँ से कुछ, तो इट्स लाइक ए वेबसाइट आपने अच्छी सी डिज़ाइन की बट आप उसको बोले लेकिन वहाँ से कुछ
आप ढूंढ रहे लेकिन वहाँ से कुछ, लेकिन अब उसमें आप क्या डालते हैं, कॉन्शियसनेस डालते हैं, ब्रेन समथिंग, है ना, तो उसमें एक सोल डाल देते हैं। सोल एक वेबसाइट का बिल्कुल आप मान सकते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हमारी वेबसाइट का जो सोल होगा वो हमारा बैकएंड होता है, जिसकी वजह से वो क्या बनती है, रेस्पॉन्स डायनेमिक बनती है। क्या बनती है, डायनेमिक बनती है, यानी कि आपका कंटेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात, क्लियर, ऑनलाइन समझ आ रहा है बेटा सबको? यस सर। क्लियर है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो PHP है क्या हमारे पास, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास, जो हमें हेल्प करती है कि हम एक वेबसाइट को क्या बना सकते हैं, डायनेमिक। समझ आ रही है बात? और लाइक ए सेड PHP जो है ये ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, शाबाश, ओपन सोर्स मीन्स आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, और साथ साथ आप कह सकते हो कि जो PHP है हमारे पास फ्री टू यूज़ है, तो आपको उसके लिए कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ आ रही है? आप इसको डाउनलोड करके सीधे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है बेटा, समझ आ रही है? और अगर PHP की अगर हम बात करते हैं तो वाइडली ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जितने भी आजकल डायनेमिक वेबसाइट देखोगे मैक्सिमम में आपको क्या मिलेगा, PHP एज अ बैकएंड लैंग्वेज। समझ आ रही है? तो हमारी वेबसाइट को डायनेमिक कौन बनाता है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, PHP। तो लॉजिक पहले क्लियर आ गया। तो अब आपको आया समझ, ओके अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, चलिए आपको बताएगा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई। इमेजिन करिए आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सर्च करने, आपने पहले प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, फिर उनमें सर्च करना है, तो दैट मीन्स आपने रिक्वेस्ट लेना है, इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना और अकॉर्डिंगली उसको वैसा ही रिजल्ट दिखाना है वेबसाइट पे, है कि नहीं? चेंज कंटेंट हो जाएगा कि नहीं? जैसे आप फेसबुक पे किसी फ्रेंड को सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट को सर्च करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको वैसी फिर चीज़ें मिल जाती। लेकिन ये एबिलिटी उस वेब पेज में किसने लाई होती है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो हमें हेल्प करती है कि वो हम डायनेमिक पेजेस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। समझ आ रही बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और आप ये भी कह सकते हो कि ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है बिटवीन आवर HTML एक वेब पेज और डेटाबेस के बीच में, क्योंकि डेटा एक्चुअली वो फैच कहाँ से कर रहा होता है, डेटाबेस। जैसे आपने फॉर्म बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर भी तो हो रही है। तो इस इन्फॉर्मेशन को पकड़ना कौन ले रहा है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उठा के उसको किस में स्टोर कर रहा है, डेटाबेस के अंदर। कल को जब आप लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन डिटेल्स किसके साथ चेक की जाती है, शाबाश सर, वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट उन डिटेल्स को पकड़ते हैं, आपका यूज़र नेम और चेक किसके साथ करती है, डेटाबेस के साथ, और डेटाबेस से वापस आपको रेस्पॉन्स दिया जाता है कि आपका यूज़र नेम सही है या गलत है। समझ आ रही है बात? तो ये मेन लॉजिक है किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। लाइक एसिड आप कह सकते हो कि जो वेबसाइट होती है उसको डायनेमिक बनाने में किसका काम होता है, हमारे एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ तक? क्लियर। अब जब आप फाइल बनाएंगे तो लाइक एसिड PHP, अब ये चीज़ किस पे एग्जीक्यूट होगी, ऑन द सर्वर। किस पे होगी हमारे पास, इट विल बी रनिंग ऑन द सर्वर। तो दैट मीन्स आपके पास पहले सर्वर होना है। जैसे अगर आप C की कोडिंग करते हैं तो आपके पास कंपाइलर पहले होना चाहिए। कौन सा वाला, C का कंपाइलर, जो आपके उन C के कोड को क्या करे, चेक, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। अगर मैं आप PHP स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कोडिंग, तो उसके लिए कौन होगा, एक सर्वर होना चाहिए जो मेरी उन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्या करे, चेक करे, उसके कमांड्स, उनके जो कोड या जो भी मैं कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उनको चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सर्वर। तो दैट इज़ द रीज़न हमारे पास मार्केट में डिफरेंट टूल्स है जो हमें सर्वर प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से फिर आपकी जो मशीन होती है एज अ लोकल होस्ट एक्ट करती है, क्योंकि वो सर्वर आप इसी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं। तो लोकली खाली आपको ही उस वेबसाइट को एक्सेस होगा, सबको नहीं होगा। अब जो एक्चुअल वर्ल्ड में होता है, हमारा लाइव सर्वर होता है, वहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को क्या किया होता है, पोस्ट किया। तो आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब हम फाइनल पॉइंट पे पहुँचेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट को लाइव होस्ट कर सकते हैं, सारे उस चीज़ पे भी हम जाएंगे आराम से। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्लियर, कोई इशू तो नहीं? ठीक है। तो अब
अगर हम PHP कोडिंग करेंगे तो मीन्स आई शुड हैव फर्स्ट अ सर्वर ऑन माई मशीन। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स है, जैसे XAMPP है, WAMP है, ठीक है। तो अलग अलग टूल जो होते हैं हमारे पास, अलग अलग टूल्स का काम क्या होता है हमारे, शाबाश, ठीक है। अलग अलग टूल्स जो होता है हमारे पास जिनमें हमारा सर्वर अवेलेबल होता है, जैसे XAMPP, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी मशीन पे रन होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। तो अगर आप देखेंगे मैंने भी ऑलरेडी इस चीज़ को क्या किया है, इंस्टॉल। तो पहली चीज़ तो PHP कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप इस टूल को क्या करें बेटा, इंस्टॉल करें, ठीक है बेटा। अब देखिए अपाचे है, MySQL है, फाइलज़िला, मर्क्यूरी, टॉमकैट। तो हमें खाली फिलहाल कौन सी चीज़ चाहिए, अपाचे। ये है क्या, इट्स अ सर्वर। सो PHP कोडिंग करने से पहले इस टूल को इंस्टॉल करें, फिर ये वाली चीज़ को पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट, ताकि इस तरीके से आपके मशीन पे जो वो सर्वर रनिंग हो, मेरे बात, तभी फिर आपकी जो PHP कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि अब मेरी ये मशीन जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ सर्वर, but we call it local host. Why we call it local? Because my website is hosting on it locally. Other person cannot access it or see it. मत देख सकता है, जैसे कोई वेबसाइट लाइव होती है हर कोई देख रहा होता है क्योंकि वो लाइव सर्वर पे होस्ट होती है। बट अभी एक मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा, जो वेब पेजेस बनाऊंगा, वो किस पे होंगे, इसी लैपटॉप पे। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट। वैम्प होता है विंडोज़। अगर आप चाहते हो कि वैम्प इंस्टॉल करें तो जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ बेस्ड है उन पे ही चलेगा, सेम टूल्स उसके अंदर भी है। इसी तरीके से लैम्प है लिनक्स बेस्ड, और इसी तरीके से मैम्प है मैकिनटॉश, लाइक अगर मैकबुक है किसी के पास, ठीक है। तो चूँकि XAMPP जो है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है, समझ, चाहे आपके पास मैकबुक हो, चाहे आपके पास विंडोज़ हो, या चाहे आपके पास लैम्प हो, ठीक है, समझ आ रही बात। तो पहली चीज़ और एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा, दैट मीन्स अब अगर मुझे PHP कोडिंग करनी है, मुझे एक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है, तो पहले मेरे पास सर्वर इंस्टॉल होना है। सो दैट मीन्स इस तरीके से हमने XAMPP इसमें इंस्टॉल ऑलरेडी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। तो फिर पहली चीज़ आपने क्या करनी होगी, आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। और जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे XAMPP या WAMP या लैम्प या मैम्प, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माय सजेशन XAMPP ही करिए इंस्टॉल, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकेशन सेट करता है आपके कंप्यूटर में, C में, और उस फोल्डर का नाम क्या रहता है, XAMPP, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनता है htdocs। तो ये वो फोल्डर है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को क्या करेंगे बेटा, स्टोर करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और यहीं पे हमारी जो फाइल्स होंगी वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्योंकि सर्वर की लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे है, यही है, समझ आ रही है बात। तो हम वर्चुअल होस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपको भी टफ लगेगा बिगिनर्स के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई PHP फाइल बनाएं या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपको डायनेमिक बनाना हो, तो आपको htdocs में htdocs फोल्डर के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहीं पे फिर उस फोल्डर के अंदर आप फाइल्स बना सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कितने फोल्डर्स, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। जैसे ये है, या इसी तरीके से ये है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट भी यहीं पे बनाएंगे और उसी के अंदर उन फाइल्स को क्रिएट क्यों यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्वर की लोकेशन कौन सी है, बाय डिफ़ॉल्ट htdocs होता है, समझ आ रही है बात। तो जब हम सर्वर रन करेंगे, फिर जब हम उसको रन करेंगे ब्राउज़र में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे एग्जीक्यूशन करता है, समझ आ रही है बात बेटा। कोई प्रॉब्लम तो सो आप कह सकते हैं ये वो सर्वर वाली लोकेशन, ये वो होस्टिंग वाली जगह है जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करूँगा, समझ आ रही है बात बेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब PHP जो है ये बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं, रीड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं, फाइल्स को रीड राइट कर सकते हैं, या अगर हमें डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना होगा तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। सेशन सेट करने होंगे, कुकीज़ के साथ डील करना हो। इन शॉर्ट हम पूरी तरीके से
एक वेबसाइट को क्या बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हो। तो डायनेमिक वेबसाइट जब भी आपने बनानी है तो आप कोई ना कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एंड वन ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वी आर यूजिंग इट इज़ PHP, जिसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या सिंपली प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो करंटली वर्जन जो है वो है PHP 7 बेटा, ठीक है। कौन सा स्टेबल वर्जन है अभी? 7। तो बहुत फास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई जो इससे पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो 2021 का जो वर्जन है आप यूज़ कर, जो लेटेस्ट है दैट इज़ PHP 7। तो हमारा काम वही होगा, उन्हीं फाइल्स को स्टोर करना, कैसे रन करना, नई चीज़ें सीखना, एंड फाइनली एट द एंड हम देखेंगे कैसे हम एक लाइव वेबसाइट बनाएंगे टोटली डायनेमिक, ठीक है बेटा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना हमारे पास। तो अब अगर हम बात करते हैं PHP की, क्या करते हैं बात, तो ये था थोड़ा सा डेफिनेशन का पॉइंट, PHP है क्या। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसको ईज़िली आप जवाब दे सकते हैं कि PHP हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका सिनेरियो भी मैंने कोशिश की समझाने की, PHP एक्चुअली है क्या हमारे पास, ठीक है। इट्स अ लैंग्वेज, बट विच लैंग्वेज? सर्वर साइड। इट नीड्स अ सर्वर ऑन विच इट वी कैन रन इट, ठीक है। सो अगर आपके पास सर्वर है तो आप PHP जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आपके पास सर्वर इंस्टॉल नहीं है। और PHP का जो एक्सटेंशन फाइल का है वो क्या होता है, .php, जैसे HTML का .html, CSS का .css, बूटस्ट्रैप का जो हमारा JS है, इसी तरीके से हमारे पास जो PHP इसका एक्सटेंशन क्या है हमारे पास .php, ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें एक सिंपल फाइल बनानी होगी तो कैसे उसको बना सकते हैं और कैसे उसको रन कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले फ़ाइल को हम सेव करेंगे बेटा। कहाँ पे स्टोर करना है? XAMPP फोल्डर के अंदर। लेकिन सबसे पहले XAMPP को आपको इंस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो देखते हैं क्या इशू आएगा। तो चलिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे htdocs के अंदर। इसका हम नाम रखेंगे PHP, क्या नाम रखेंगे? लेक्चर्स, ठीक है। तो चलिए इसका नाम रखेंगे हम lecture1 डॉट। तो लेट्स HTML आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब अगर इसके अंदर आपको PHP कोडिंग यूज़ करनी है तो आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा? PHP ओपनिंग एंड PHP क्लोजिंग, ठीक है बेटा। और फाइल का एक्सटेंशन चेक करिए PHP। अब अगर हम एक सिंपल मैसेज PHP में लिखेंगे एको, लेट्स से वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अब इस फाइल को रन कैसे करें? अब आप जैसे HTML को राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र वैसे तो नहीं करना है। अब हमें सर्वर के थ्रू इसको क्या करना है? रन करना है। तो आप सीधे ब्राउज़र के पास जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे बेटा? लोकल होस्ट स्लैश। पहले चेक करना है कि आपका सर्वर जो है इज़ इट वर्किंग फाइन, और अगर ये स्क्रीन आ गई सो दैट मीन्स आपका जो सर्वर है इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। तो ये XAMPP का मतलब क्या है? X क्रॉस प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। A स्टैंड्स फॉर अपाचे सर्वर, M स्टैंड्स फॉर MariaDB, P स्टैंड्स फॉर PHP एंड P स्टैंड्स फॉर पर्ल, ठीक है। तो ये इसका आप बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। अब देखिए अगर हम बेटा सर्वर को बंद करेंगे, लेट्स स्टॉप इट। तो चलिए देखते हैं, अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब ये दिखाएगा कि ये जो फाइल है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एरर आएगा। साइट काउंट भी, बिकॉज हमारा सर्वर जो इसको हमने क्या किया? स्टॉप किया। सो वी नीड टू स्टार्ट इट अगेन। तो दैट मीन जब भी आप PHP में आप कोडिंग करेंगे तो पहले आपको किसको स्टार्ट करना है? सर्वर को। समझा रही है बात? डन। अब उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? वहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था PHP लेक्चर्स, ठीक है बेटा। और ये हमारी कौन सी फाइल है? lecture1 डॉट। तो आप देख सकते हैं क्या मैसेज आ गई, आ गया ना, वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एक फ़ाइल को हमने रन किया।
echo का काम होता है displaying, but echo is a function of PHP. ये वाली चीज़ मैं HTML भी लिख सकता हूँ. I can write anything, let's say बट ये पार्ट किसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है? सर्वर के थ्रू, क्योंकि इसको हमने किसके अंदर रखा है? ओपनिंग PHP टैग के अंदर और क्लोजिंग टैग के अंदर. जब ब्राउज़र में ये फाइल रन होगी, सर्वर खाली उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा जो विद इन PHP टैग के अंदर, उससे बाहर जो है वो सर्वर एग्जीक्यूट नहीं करता है. जैसे अगर इसी लाइन को बेटा हम कॉपी करके कहाँ डालेंगे? बाहर. सेव करते हैं, ज़रा देखिए, तो ये सीधे ही लिख रहा है. एको को भी सीधे ही क्या कर रहा है? इसके लिए सिंपल टेक्स्ट है ये. अब क्या है इसके लिए सिंपल? जब मैंने एको वेलकम स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे, इसने इसको क्या किया? ये सर्वर ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया. अब देखो क्या आ रहा है? सिंपल एको लेके आ रहा है. लेकिन जब मैं इसी एको फंक्शन को किसके अंदर लिख रहा हूँ? PHP टैग के अंदर, तो उसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज है वही खाली क्या हो रही है? डिस्प्ले हो रही है. आपको आ रही है बात समझ? सो दैट मीन्स जब भी आपको PHP स्क्रिप्ट चलानी है तो आपको उसको किस टैग के अंदर लिखना पड़ेगा? मैसेज डिस्प्ले करना है या कंटेंट वंटेंट जो भी होगा डायनेमिकली लाना होगा ना, सीधे PHP के अंदर लिखेंगे वेलकम, वो नहीं हो जाएगा डिस्प्ले. इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले इट. अगर आप सीधे लिखेंगे ऐसे, है ना, ये बंद रखते ये वाली. देखो कुछ तो एको का काम क्या है? डिस्प्लेइंग एनीथिंग, जो भी आपने डबल कोट्स के अंदर रखा होगा. एको एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसका काम होता है स्क्रीन जो ब्राउज़र में उसको डिस्प्ले कराना. जैसे हमारा प्रिंट एफ होता है या सी आउट होता है, सेम यहाँ पे वो लिखा ना हमने H2 के अंदर हेलो. अब ये ब्राउज़र ये सिंपल HTML है, PHP के थ्रू तो नहीं हुआ ना. अब अगर आपको PHP के थ्रू यही चीज़ करनी है बेटा, डायनेमिकली, हमने कहा इसका काम होता है डायनेमिक पेजेस बनाना, दैट मीन्स डायनेमिक कंटेंट बनाना. अब जैसे अगर इसी को मुझे क्या बनाना है? एक मैसेज, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. अब देखिए फ़र्क कितनी होगी. और अगर मैं इसका पेज सोर्स चेक करूँगा ना, तो पेज सोर्स में खाली आपको HTML विजिबल होगा, ना कि PHP. देखिए, क्योंकि वो सर्वर पार्ट होता है और ब्राउज़र खाली HTML को डिस्प्ले करता है. तो जब PHP एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसको वापस वो प्लेन HTML में क्या करता है? रेंडर करता है. इस तरीके से आपका ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर पाता है. समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसी तरीके से अब अगर मैंने हमारे सर्वर को बंद किया, लेट्स स्टॉप इट. अब अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर फाइल को, तो ये सेम इशू दिखाएगा, साइट कांट बी रीच्ड. समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? शाबाश. तो जब भी आपने PHP स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट करनी होगा तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा? स्टार्ट XAMPP. ठीक है. फिर इस तरीके से फाइल बना के आप उसको कहाँ पे लोकेशन स्टोर कर सकते हैं? htdocs के अंदर. ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि PHP होता क्या है, कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे और कहाँ पे आपने उनको स्टोर करना है. और पहला स्टेप XAMPP स्टार्ट करें, फिर फाइल को बनाएं, फिर उनको लोकल होस्ट पे क्या करें? रन करें. लोकल होस्ट मैंने ये भी आपको कहा, क्यों कहते हैं? क्योंकि करंटली मेरी जो मशीन है ये एज अ होस्ट बन रही है, क्योंकि जो PHP है ये किस पे रन होता है? ऑन द सर्वर. तो इसलिए हमने पहले XAMPP टूल इंस्टॉल किया, उसने मेरे मशीन को होस्ट सर्वर बनाया. लेकिन कौन सा होस्ट? लोकल होस्ट. वाई? बिकॉज मेरी वेबसाइट खाली एक्सेसिबल इसी लैपटॉप पे होगा, इसी मशीन पे दूसरा इसको एक्सेस. तो आ रही है बात समझ? पक्का कोई प्रॉब्लम? तो मेन मकसद PHP का क्या है? डायनेमिक वेब पेजेस को बनाना. ठीक है. अब जैसे हम वेबसाइट बनाते जाएंगे, अभी तक जो भी हम वेबसाइट बनाते थे इट वाज स्टैटिक, कंटेंट रेस्पॉन्सिव, डायनेमिकली वो नहीं आता था. अब धीरे धीरे हम सीखेंगे डिफरेंट टूल्स
कैसे हम अपनी वेबसाइट को डायनेमिकली बना सकते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो विद टाइम वो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर। तो फिलहाल आज का लेक्चर सिंपल है हमारे पास कि PHP होता क्या है, मकसद क्या है इसको यूज़ करने का, कहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो आपने करने, ये हमारा सिंपल टॉपिक है। अगर आज के टॉपिक में आपको 15 से 20% ही समझ आए वो काफ़ी है, आइडिया लेना है बस। तो आने लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ, इट टेक्स टाइम। तो ये पहली लेक्चर में क्लियर नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन सभी के लिए। तो याद रखिए, ठीक है, ये एक झटके में आपको सारी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इतना आया समझ? सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट PHP इज़, हाउ वी कैन क्रिएट ए PHP फाइल, कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं और कैसे इसको रन, और PHP टैग हमें कैसे यूज़ करना है, ओपनिंग एंड। और आप जितना चाहे, मैंने HTML के अंदर लिखा, आप PHP खाली लिख सकते हैं, PHP के अंदर भी HTML एम्बेड कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।